नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडू ज़ोन पर। आज हम बिहार की जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है, उसमें लास्ट टाइम में करंट रिवीजन के लिए एक वीडियो बना रहे हैं और जो 69 बीपीएससी होने वाला है, उसमें भी ये करंट का वीडियो काम आएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम पहला शुरू करते हैं। जो मैथिली युवा लेखक हैं अक्षय आनंद, सन्नी को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। अक्षय को यह पुरस्कार उनकी जो पोथी है, क्या नाम है, तो ओल कतरा झोल कतरा के लिए मिला है। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण तो कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को खुफिया एजेंसी रॉ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये रवि सिन्हा आरा जिला के मूल निवासी हैं, ठीक है। बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को उड़ीसा, बंगाल और झारखंड भी लागू कर रहे हैं। तो कौन कौन? उड़ीसा, बंगाल और झारखंड भी लागू कर रहे हैं। नवादा जिले के रोह प्रखंड के मनियोचक गांव में कस्तूरबा विद्यालय तालाब की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति प्राप्त हुई। तो कहाँ भगवान विष्णु की प्राप्त हुई है? मनियोचक गांव और नवादा जिले में, ठीक है। 9वीं से 10वीं में पढ़ाई छोड़ने वाले सबसे अधिक बच्चे बिहार के हैं, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा 9वीं से 10वीं वाले बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट रेट कितना है इसका? तो 20.6% है तक पहुँच गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 12.6% है। तो राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी ज़्यादा बिहार का ये है। फिर अगला है, पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार चैंपियन बना है। तो बिहार ने रग्बी में चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। 5 से 11 जून तक कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट में बिहार के कौन है? तो ये भोरिक सिंह यादव ने रजत पदक और अभिलाषा ने ब्रांज मेडल यानी कि जो कांस्य पदक है जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने गए। कौन कौन? या गया में कम पानी से मोटे अनाज के लिए, तो वैशाली में पान की खेती का, तो गया में कौन सा है? मोटे अनाज के लिए बनेगा, और जो वैशाली में है ये पान की खेती के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर। तो राजस्थान पहले पर है, दूसरे स्थान पर बिहार है। ये अच्छा एक आंकड़ा है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से लेकर के 2028 तक के जो बिहार का कौन सा? तो चौथा ये है कृषि रोड मैप 2023 से लेकर के 2028 के लिए लागू हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने तो कितना ये इतने करोड़ रुपए खर्च करेगी, ठीक है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है। तो बिहार में भी मतलब जाति आधारित जो गणना चल रही थी उस पर रोक लगा दी गई है पटना हाईकोर्ट के आदेश से। गया जिले के अतरी थाने के तपोवन में काले पत्थर की विष्णु गणेश आदि की जो प्रतिमा मिली है वह कुशाणकालीन है। तो कुशाणकालीन ये बताई जा रही है। उसके बाद बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया बिहार के मुंगेर के भीम बांध में मिली है। बिहार में मनरेगा में वर्ष 2022-23 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा है, वहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा है। मुंगेर में 105 एकड़ में बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बना है। पहली बार बिहार में हुए एथलेटिक्स मीट में बिहार ने 3 गोल्ड मेडल सहित 7 मेडल जीते हैं। इस बार का बिहार दिवस थीम होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो इस बार की जो बिहार दिवस की थीम है वो कौन सी थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये भी याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया। चुनाव से पहले वे वोटर जागरूकता अभियान चलाएंगी। तो मैथिली ठाकुर को तो सभी लोग जानते ही होंगे। साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को कौन सा 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। तो कहाँ पर? पटना के फतुहा में बनाया जाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा 2030 तक राज्य को पूरी तरह से एड्स से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार को कब तक एड्स से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर अपग्रेड प्राप्त हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह यानी कि सेवानिवृत्त ने बिहार के मधुबनी जिले, तो कहाँ? मधुबनी जिले के डॉक्टर बीरबल झा को सम्मानित ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 प्रदान किया है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के शिक्षकों सौरव सुमन, निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 वाला जो पुरस्कार है इन दोनों लोगों को मिला है। अगला है कि पश्चिम चंपारण के बिहार क्षेत्र के मोतिहारी की रहने वाली डॉक्टर मधुबाला सिन्हा को हाल ही में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से बिहार के धीरज कुमार को सम्मानित किया गया। भारत
में भंडारण प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार। तो देश में भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। बिहार का पहला खादी मॉल पटना में बनेगा, तो पहला खादी मॉल पटना में कहाँ? बिहार, भारत का। बिहार सरकार द्वारा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को सम्मानित किया गया। तो इस तरीके की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ रहती ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं क्वेश्चन पेपर में आने की। बिहार के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी प्रमोद भगत को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। रवि भूषण पांडे को चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार की खिलाड़ी पल्लवी राज ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के रोहतास जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है। तो कहाँ? रोहतास में बनाया जा रहा है बटरफ्लाई व तितली वाला पार्क। कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाला बिहार का देश जो बिहार है देश का पहला राज्य बन गया। तो किससे? कैदियों से ऑनलाइन बुकिंग कराने के मामले में बिहार पहला राज्य बन गया है। फिर हाल ही में घोषित बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ? पटना से कोलकाता। तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पटना से कोलकाता तक बनेगा। बिहार के कैथवलिया में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। तो बिहार विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ? बिहार के कैथवलिया में स्थापित किया जाएगा। और कैथवलिया भी हमने ऊपर भी पढ़ा था एक बार। और इसका उद्घाटन 2024 में किया जाएगा। बिहार की प्रसिद्ध युवा लोक गायिका कौन है? तो मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से दिए जाने की घोषणा की गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के जो कलाकार हैं उनको दिया जाता है। बिहार की कलाकार रंजना कुमारी झा को लोक संगीत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है करने की घोषणा की गई है। स्वच्छता अभियान के तहत के बेहतर संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। बिहार का प्रदर्शन देश में कर्नाटक के बाद दूसरे स्तर पर। तो स्वच्छता के मामले में बिहार को सम्मानित करने का उपयोग किया गया है। जहानाबाद बिहार का पहला जिला है जहाँ 100% डिजिटल बैंकिंग है। तो कहाँ? जहानाबाद बिहार का पहला जिला है जहाँ 100% डिजिटल बैंकिंग की सेवा शुरू हो गई है, ठीक है। फिर ऊपर देखते हैं अगला क्या है। तो 88वीं बिहार राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास चैंपियनशिप। तो जो 88वीं बिहार की एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई उसमें रोहतास जो बना है पहले नंबर पर रहा। बिहार का पहला पेटेंट सेल पटना के तारामंडल में खुलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजवर्धन आज़ाद द्वारा रचित पुस्तक सोने का हाथ का विमोचन किया है। सोने का हाथ पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली संस्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है। तो क्या नाम इनका है? राजवर्धन आज़ाद द्वारा लिखी गई, ठीक है। मधुबनी में भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तर्ज पर बन रहा है मनसा देवी मंदिर। कहाँ? तो मनसा देवी मंदिर मधुबनी के भुवनेश्वर के मधुबनी में बन रहा है, ठीक है। जो भुवनेश्वर उड़ीसा वाला है वहाँ के लिंगराज मंदिर की तर्ज पर बन रहा है। बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई का पानी योजना का लक्ष्य 2025 रखा है। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? तो बिहार ने हर खेत में सिंचाई का पानी योजना का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक रखा है। ये BPSC 69 और टीचर वाले दोनों में किसी में भी आ सकता है। मगही पान जो है राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स 2022 में बिहार के प्रसिद्ध मगही पान पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है। इस अवसर पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में जर्दालू आम कतरनी चावल के साथ मगही पान को GI टैग तो कौन कौन से हैं? 3 दिए हैं। जर्दालू आम कतरनी चावल और मगही पान को GI टैग मिला था, ठीक है। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है। तो कौन सा ऐप? दृष्टि लॉन्च किया गया है सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं के लिए। प्रत्येक वर्ष तारापुर यानी कि मुंगेर में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। कब? तो मुंगेर में 15 फरवरी को तारापुर में मनाया जाएगा शहीद दिवस। फिर हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में बिहार का 9वां स्थान है। तो बिहार 9वें स्थान पर है। कौन से? विदेशी जो पर्यटक आते हैं उसमें बिहार 9वें स्थान पर है। इससे सबसे अधिक पर्यटक महाराष्ट्र में आ रहे हैं, इसके बाद तमिलनाडु, फिर तीसरे नंबर पर यूपी है। बिहार राज्य में अब नई इमरजेंसी सेवा के तहत सभी आपातकालीन सुविधाएं अब एक ही नंबर पर उपलब्ध होंगी, यानी मेडिकल, पुलिस, आपदा और अग्निशमन जैसी तीनों आपातकालीन सेवाओं का एकीकृत करके एक ही नंबर 112 पर शुरू होगा। तो इन सब के लिए एक ही नंबर शुरू किया गया है। फिर 22 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले बिहार दिवस की थीम क्या है? जल जीवन हरियाली रखी गई है। तो 2022 में जो बिहार दिवस हुआ था उसकी थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली। और इस बार की थीम अभी हम ऊपर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल कैंप कार्यालय का निर्माण वाल्मीकि नगर में किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने प्रदेश के पुनौरा यानी कि पुनौरा धाम को रामायण सर्किट में शामिल किया है। किसने? तो पर्यटन मंत्रालय ने। पुनौरा धाम जो है यह सीतामढ़ी जिले में स्थित है। रामायण सर्किट का संचालन स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है, जो पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको कोई ना कोई थीम बेस बनकर करके उनका विकास किया जा रहा है। फिर शासन प्रशासन से जुड़े क्वेश्चन आ गए।
बिहार में भी ज़मीन की रजिस्ट्री में अब आधार अनिवार्य कर दिया गया। तो बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब ज़मीन और मकान खरीदने बेचने पर आधार और ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके संबंध में राज्य मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया है। राज्य में आधार ऑथेंटिफिकेशन का अनिवार्य होने से संपत्तियों के बेनामी ट्रांजैक्शन पर रोक लगेगी। वहीं खरीदार विक्रेता की सही पहचान भी आधार नंबर ऑथेंटिफिकेशन से आसान हो जाएगी, जिससे फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी। ठीक है। अगला जो है विदित है कि पहले फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर जमीन रजिस्ट्री का जो मामला सामने आता रहता था, इस पर अब बिल्कुल ही रोक लग जाएगी। राज्य में रजिस्ट्री ऑफिस में बिना काम जो भीड़ होती थी, आधार ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य होने से इसमें भी कमी आएगी। विभागीय स्तर में जारी निर्देश के बाद अब जमीन रजिस्ट्री के दौरान खरीदार व विक्रेता के साथ गवाह व पहचान की जो आवश्यकता पड़ती थी, वह भी अब खत्म हो जाएगी। आधार ऑथेंटिफिकेशन से भी गवाह व पहचान की प्रक्रिया रजिस्ट्री ऑफिस पूरी करेगा। देश में सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बना है कौन सा? तो पटना बना है। पटना पहला सीबीडीसी। तो बिहार के पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर एवं नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ई रुपये का शुभारंभ किया है। तो डिजिटल करेंसी ई रुपये का जो शुभारंभ किया गया है कहाँ? पटना में, जिससे अब इस डिजिटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम में किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। तो ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसका इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? तो पटना नगर निगम है। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। इस दौरान पार्षदों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जहां उन्हें डिजिटल ई रुपये के लाभ इस्तेमाल की जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है। अगला उल्लेखनीय है कि सीबीडीसी एक डिजिटल मुद्रा है, लेकिन यह करेंसी निजी करेंसी से अलग है। जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह हम सुनते हैं डिजिटल मुद्रा होती है, उसी तरीके की ये भी है, लेकिन ये निजी से अलग है। ठीक है। यह पिछले एक दशक में क्रिप्टो करेंसी का बाजार तेज़ी से बढ़ा है। निजी डिजिटल मुद्राएं किसी भी व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि उनका कोई जारीकर्ता नहीं होता है। बिहार का अरवल महिला थाना कहाँ है? तो 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार के लिए अरवल पुलिस जो महिला पुलिस थाना था, उसको शीर्ष 3 थानों में से चुना गया है। तो देश में जो पूरे हैं उसमें से तीसरे नंबर पर अरवल का महिला पुलिस थाना आया है। ठीक है। अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की तेज गति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इसको चुनाव किया गया है। उल्लेखनीय है कि देश के सर्वश्रेष्ठ 3 स्थानों में उड़ीसा के गंजाम जिले का अस्का थाना, उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनवास पुलिस थाना भी शामिल है। ठीक है। अगला है पीके शाही बने बिहार के नए महाधिवक्ता। तो 13 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने राज्य के पूर्व मंत्री और पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। तो राज्य के नया महाधिवक्ता कौन बने हैं? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट प्रशांत कुमार शाही पूर्व में भी बिहार के महाधिवक्ता रह चुके हैं। 2005 से 2010 तक वे राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल रहे हैं। इन्हें नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। मंत्री पद से हटने के बाद वे फिर से पटना हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने ली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ। तो कौन है इस समय? जस्टिस कौन है? विनोद चंद्रन है इस समय मुख्य न्यायाधीश जो है पटना के। 29 मार्च 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विदित है कि इससे पहले जस्टिस के विनोद चंद्रन केरल के हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल के प्रमोशन के बाद उन्हें पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। राजभवन की नई वेबसाइट जारी की गई है। तो इसमें क्या है? 9 जून 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, राज्यपाल कौन? फागू चौहान ने राजभवन बिहार की नई वेबसाइट लॉन्च किया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के आधार पर तैयार की गई यह वेबसाइट हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट पर महामहिम राज्यपाल से संबंधित सूचनाएं, तिथिवार, उनके भाषण एवं संदेश तथा फोटो गैलरी में विभिन्न कार्यक्रमों के चित्र उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इस पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना, परिपत्र, आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, विश्वविद्यालयों एवं अनेक कुलपति, प्रतिकुलपति एवं रजिस्ट्रार से संबंधित अद्यतन जानकारियाँ इत्यादि भी उपलब्ध रहेंगी। तो जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति राज्यपाल ही होते हैं, इसी वजह से इसका दिया है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिया गया। तो 10 जून 2022 को बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में राज्य शासन ने 15वीं वित्त आयोग की राशि निकासी के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक कर दिया है। अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के राज्य वित्त व 15वें वित्त की धनराशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। शासन की ओर से वित्तीय राशि निकासी में हो रहे भ्रष्टाचार के लेकर कदम उठाया गया। तो ये भी अच्छा एक प्रयास है।
बिहार में जातीय जनगणना तो 1 जून 2022 को बिहार सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार में सभी धर्मों की, जातियों और उपजातियों की गणना होगी। बिहार सरकार के अनुसार जाति आधारित गणना कराने का उद्देश्य लोगों को आगे बढ़ाना है ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति उपेक्षित न रहे। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो पटना हाईकोर्ट ने जो जातीय जनगणना हो रही थी उस पर रोक लगा दी है। तो ये देखो सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे पीछे से आगे बढ़ रहे हैं। घरेलू हिंसा में बिहार का दूसरा स्थान। तो 22 मई 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने से जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां जारी किया है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में बिहार कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर। तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, फिर दूसरे स्थान पर बिहार का स्थान आया, जबकि लक्षद्वीप में घरेलू हिंसा सबसे कम 2.1% है। तो ये सिर्फ मेंस वगैरह के लिए आंकड़े के लिए ठीक है, बाकी प्री में आने के चांस कम है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/3 महिलाओं ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 31.2 से घट करके 29.3% हो गई। तो ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 31.2% से घट करके 29.3% हो गई है। बिहार में लागू हो गई कौन सी ई विधान प्रणाली लागू की जाएगी। इसमें क्या होगा, मई 2022 में बिहार विधानसभा की लोक उपक्रम समिति के सभापति हरिनारायण सिंह ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित ई विधान प्रणाली का जायजा लेने के बाद ई विधान प्रणाली को बिहार में तो शिमला की तरह यहाँ भी ई विधान प्रणाली लागू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में ई विधान प्रणाली की शुरुआत 4 अगस्त 2014 को की गई थी, जिससे राज्य को प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ रुपए की बचत होती। तो ई विधान प्रणाली लागू करने से करीब 15 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। इसी वजह से विधान परिषद 25 नवंबर 2021 को पूरी तरह से नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला सदन बन गया था। तो किस पे? नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला सदन बन गया है बिहार विधान परिषद, जो है जो सेकेंड हमारा सदन होता है बिहार का, उसी की बात की जा रही है। देश का पहला सदन बन गया, जिसके अंतर्गत पेपरलेस मोड में नेवा प्लेटफॉर्म पर शीतकालीन सत्र 2021 का संचालन किया गया था। शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड का भी प्रावधान कर दिया गया। तो अप्रैल 2022 में बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि यदि कोई बिहार में शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। विदित हो कि पहली बार पकड़े जाने पर यह दंड 2000 से 5000 रुपये तक या 1 माह के कारावास के रूप में होगा। यदि दोषी यह अपराध दोहराता है तो उसे 1 वर्ष के लिए कारावास में भेज दिया जाएगा। विदित हो कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य बना है। तो कौन सा है? बिहार देश का पहला जो महिला कमांडो है उनको तैयार करने वाला राज्य है बन गया है, जहां पर महिला कमांडो है की फौज तैयार की गई है। महाराष्ट्र से ट्रेनिंग पूरी करने वाली इस महिला कमांडो टीम को चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष तौर पर गठित एजेंसियों में तैनात किया जाएगा। महिला कमांडो को आतंकियों, नक्सलियों से मुकाबला करने के साथ ही वीवीआईपी सुरक्षा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा शामिल स्पेशल सिक्योरिटीज़ ग्रुप हैं, उसमें भी शामिल किया जा सकता है। आतंकियों और नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए इन्हें आतंक विरोधी दस्ते और स्पेशल टास्क फोर्स में भी शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके का जो बनाया गया है बिहार राज्य में महिला कमांडो गठित करने का प्रयास किया गया है। अब योजनाएं कौन सी? डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना कौन सी है? तो 1 जनवरी 2023 को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित भारतीय रेलवे और डाक विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों की बैठक में कहा गया कि अब पटना के कारोबारियों की ट्रेन से अपना पार्सल देश के किसी भी कोने में भेजने और प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इनके लिए डाक विभाग और भारतीय रेलवे मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू कर रहे हैं। तो ये डाक विभाग और रेलवे की दोनों की संयुक्त योजना है। इस योजना के तहत पार्सल को बिना फूट-फाट यानी कि टूट-फूट के सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने बजाज एलायंस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत पार्सल की कुल लागत का 30% और जीएसटी प्रीमियम देकर बीमा भी करा सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। इसके तहत 100% बीमा का लाभ कारोबारियों को मिलेगा। इसके अलावा कारोबारियों का पार्सल बुकिंग स्थान पर 24 से 36 घंटे के बीच पहुँच जाएगा। इस योजना के तहत 35 से 100 किलो तक का पार्सल बुक किया जाएगा। आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना शुरू की गई। तो बिहार में आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत सभी जिला मुख्यालय में आउटडोर खेल परिसर यानी स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। अगला है कि आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत 14 खेलों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, फेंसिंग, सेपक टकरा, शतरंज, बास्केटबॉल, तीरंदाजी और योग के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इन स्टेडियम में स्टेट लेवल तक के खेलों का आयोजन किया जाएगा। खिलाड़ियों को खेलने के लिए पटना या अन्य राज्यों में आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गंडक गंगा नदी जोड़ योजना क्या है? तो ये
जैसे कोसी मेची योजना चली थी उसी तरीके की ये भी होगी। 29 जून 2023 को बिहार के सूचना और जनसंपर्क जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शुरू होने वाली गंडक गंगा नदी जोड़ योजना राज्य के गोपालगंज, सिवान और सारण जिलों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना में गोपालगंज जिले के हीरा पाकड़ के पास गंडक नदी से शुरू कर सारण जिले के हासिलपुर के पास गंगा नदी तक कुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण होगा। इसमें सेक्शनिंग और खुदाई के कार्य शामिल है। इस नदी जोड़ योजना से गोपालगंज जिले के मांझा, बरौली, सीवान जिले के बडहरिया, गुरिया कोठी, महाराजगंज, दरौंदा और सारण जिले के दिघवारा और सोनपुरा, खैरा, नगरा, बनियापुर, मढ़ौरा आदि प्रखंडों के निवासी लाभान्वित होंगे। इन क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार और पर्यावरण संतुलन के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। फिर एंटी फाइलेरिया अभियान चलाया गया है। हाल ही में पटना समेत संपूर्ण बिहार में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव जिसको कहते हैं को जड़ से समाप्त करने के लिए एक एंटी फाइलेरिया अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पूरे बिहार में 2,22,85,279 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मलेरिया और कालाजार संचार प्रसार भी जल्द शुरू किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि लसिका फाइलेरिया उष्णकटिबंधीय रोगों में सबसे प्रचलित है, लेकिन सबसे उपेक्षित बीमारियों में से एक है, जो इंसान को दुर्बल बनाने के साथ गंभीर रूप से आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाती है। यह एक मच्छर जनित बीमारी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जो बिहार वाले जो टीचिंग वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब शिक्षक वाला, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक से दो बार ये करंट अफेयर्स वाली जो पूरा रिवीजन है इसको सुन कर के जाएँ, तो जिससे उनका बिल्कुल याद करने में आसानी रहे, क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ है, इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ये जो लेक्चर है इसको ख़त्म किया जाए। गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है? तो 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। दूरगामी अभियान यानी कि जल जीवन हरियाली के तहत गंगा नदी के अधिशेष जल की दक्षिण बिहार के जल संकट वाले शहरों तक ले जाकर पाए जो पेयजल के रूप में उपयोग करने की यह मुख्यमंत्री की परिकल्पना है। उनकी अध्यक्षता में दिसंबर 2019 में गया में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में गंगा जल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी गई थी। गंगा जल पाइपलाइन के जरिए 151 किलोमीटर सफर तय करके राजगीर, गया और बोधगया के जलाशयों में पहुंचा है, जहां से यह शोधित होकर शुद्ध पेयजल लोगों तक पहुंचाया जाएगा। फिर अगला जो है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, तो इसके तहत 21 अक्टूबर 2022 को बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का शुभारंभ किया गया। तो 21 अक्टूबर 2022 को किया गया है। यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए इस योजना की सहायता से अब तक डिजिटल हेल्थ ऐप बनाया यह बताने में सक्षम होगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड हैं या नहीं। इस योजना के तहत विकसित किए गए ऐप से आम लोगों को डिजिटल मोड में अस्पताल से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी मिल सकेगी, जैसे डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेना, अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय सरकार द्वारा आमजनों को अस्पताल द्वारा दी जाने वाली दवा इत्यादि के बारे में जानकारी मिल सके। कोची में ये देखो ऊपर आगे जैसे गंगा गंडक नदी जोड़ो योजना नहीं थी, उसी तरीके से ये पहले हो चुकी है। कोसी मेची नदी लिंक परियोजना, तो 22 मई यानी कि 25 मई 2022 को कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई। विदित हो कि यह बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना हर खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य करेगी, और यह परियोजना पूरा होते ही पंजाब और हरियाणा के बाद अगली हरित क्रांति बिहार में होगी। इस परियोजना में केंद्र और राज्य का अनुपात 60-40 का है। इस परियोजना के डीपीआर के लिए 2,78,00,000 रुपये का प्रशासनिक खर्च की स्वीकृति प्रदान की गई है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का डीपीआर 1962 में बना था और वर्ष 1972 में इस पर काम प्रारंभ हो चुका था, लेकिन वो कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। बांका जमुई में लगेगी 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना। तो 26 मई 2022 को बांका यानी कि 75 और जमुई 126 में 200 मेगावाट की, तो 75 की कहाँ लगेगी? बांका में। 126 की लगेगी जमुई में। 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। इस परियोजना के पूरा होते ही बिहार के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़कर के कितनी हो जाएगी? तो 830 मेगावाट हो जाएगी। अभी जो 200 बढ़ जाएगी। ठीक है। उड़ान अभियान क्या है? तो इस अभियान के तहत किशोरियों को बाल विवाह, दहेज, उत्पीड़न, पोषण, किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं तथा रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान को महिला एवं बाल विकास
निगम ने राज्य के 22 जिलों में लॉन्च किया है। कौन सा उड़ान अभियान जो है ये किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं, रोजगार प्रदान करने यानी कि लड़कियों के लिए दिया गया है। बाल विवाह, दहेज आदि की जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं, उनको रोकने के लिए। कुशल युवा कार्यक्रम, तो यह कार्यक्रम सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत हिंदी व अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी सुनने व समझने, लिखने पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही संवाद कौशल व कंप्यूटर के का बुनियादी ज्ञान भी दिया जा रहा है। इसमें पहला स्थान बेगूसराय तथा दूसरा स्थान लखीसराय का रहा है। आप लोग एक चीज़ ये देख लीजिएगा, जो 7 निश्चय योजना है मुख्यमंत्री की, जो पहली बार आई थी, तो ये कब आई थी? शायद 2015 के आसपास आई थी। आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, ये पूछ सकता है। जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना क्या है? तो इस योजना के तहत हर प्रखंड में राशन की दुकान चला रही जीविका कार्यकर्ता को कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रदान की जाएगी। अगला है किशोरी सशक्तिकरण योजना। तो 1000 करोड़ रुपए की लागत से महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित की गई 1000 करोड़ रुपए से, जो ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। योजना के तहत किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि को इस योजना से जोड़कर ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। बाल हृदय योजना में संशोधन किया गया। तो इलाज हेतु बच्चे के साथ जाने वाले तीमारदार को मिलने वाली परिवहन भत्ता का 5,000 से बढ़ाकर के 10,000 कर दिया गया है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ 2 अभिभावकों का जाने की अनुमति दे दी गई है। ये बाल हृदय योजना में संशोधन किया गया, ठीक है। इस योजना का आरंभ 7 निश्चय 2.0 पॉइंट के तहत किया गया था। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज का प्रावधान किया गया। जब पिछली बार जब नीतीश मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय ये 7 निश्चय योजना पहली शुरू हुई थी, और जो अभी सरकार चल रही है, इसके जो दूसरा कार्यकाल आया है, उसमें से 7 निश्चय 2 आया है, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत, यानी कि बाल सहायता योजना तो क्या है, 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे बाल सहायता योजना के तहत। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, जिनमें एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो। अन्य घोषणाएं क्या है? तो वैसे अनाथ बच्चियां जिनके अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बालगृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। योजना का भुगतान प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत अदायगी की जाएगी। फिर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसमें बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए योजना के तहत नया उद्यम लगाने के लिए कुल 10 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान है। 10 लाख में नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष बिना ब्याज का कर्ज होगा। 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों की ऋण अदायगी। फिर अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन आ गया। इसमें क्या, बिहार में कितना, 793.97 करोड़ रुपए के 67 निवेश प्रस्तावों को मिली पहली मंजूरी। तो 25 मई 2023 को बिहार विकास आयुक्त विवेक, अगला है 25 मई 2023 को बिहार विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक में 2 करोड़ रुपए से अधिक के 67 प्रस्तावों को प्रथम स्टेज की हरी झंडी दी गई है। इनमें 793.97 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित किए गए हैं। उद्योग विभाग की तरफ से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सर्वाधिक 18 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इसमें कुल निवेश 435 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा राइस मिल के 18 प्रस्तावों में 104.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, जनरल मैन्युफैक्चरिंग के 11 प्रस्तावों में 62.48 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल सेक्टर के 6 प्रस्तावों में 42.64 करोड़ रुपए, टूरिज्म सेक्टर के 4 प्रस्तावों में 62.99 करोड़ रुपए, प्लास्टिक एंड रबर सेक्टर के 4 प्रस्तावों में 41 इतने करोड़ रुपए और शेष 6 प्रस्तावों में इतने करोड़ रुपए की हरी झंडी दी गई। सबसे अहम निवेश प्रस्ताव क्या है? तो किशनगंज के ठाकुरगंज का मक्का आधारित 2 यूनिट प्रस्तावित है। इसमें 238 करोड़ रुपए और 92 करोड़ का निवेश संभावित है। अगला है मुजफ्फरपुर में अमूल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में 25.57 करोड़ रुपए का निवेश, गया में टेक्सटाइल यूनिट के लिए, मोतिहारी में रिसॉर्ट एंड होटल के लिए, सिवान में दाऊद नगर में होटल निर्माण में, पटना में प्लास्टिक एवं रबर सेक्टर की 2 यूनिटें, गया में हेल्थ केयर सेक्टर में, फिर भोजपुर में एयर कूलर निर्माण यूनिट में। इसके अलावा 2 करोड़ से कम के 51 निवेश प्रस्तावों पर सहमति दी गई है। इसमें कुल 52.54 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये डाटा नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि किस सेक्टर में निवेश की बात की गई है। ITES के 2 प्रस्तावों पे करोड़, हेल्थ केयर के 3 प्रस्तावों के निवेश के प्रस्तावित किए गए। इसका मॉडल भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी
यानी कि बिम्स को माना गया है। अब बिम्स के भवनों के रंग जैसा ही सभी मेडिकल कॉलेजों के भवनों की रंगाई पुताई की जाएगी। गौरतलब है कि इसके पहले मिशन 60 डे के तहत राज्य के सभी जिला अस्पतालों को भी इस एक तरह के रंग में रंगने का आदेश दिया गया था। राज्य के सभी जिला अस्पतालों के भवनों को एक रंग में रंगाई कर दिया गया है। इसी फार्मूले को बढ़ाते हुए अब मेडिकल कॉलेजों के भवनों और वार्डों को एक समान रंग में रंगने का निर्देश दिया गया है। जब सरकार बनी थी तो 60 डे का इन्होंने मिशन 60 डे शुरू किया था, उसी के आधार पर है। इसी प्रकार सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि पुराने भवनों को निजी जिनका अब उपयोग नहीं किया जा सकता है उनकी पहचान कर ली जाए। साथ ही वैसे भवनों को BMSICL के माध्यम से जमींदोज मतलब गिराने की काम किया जाए। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला अभी हम ऊपर पढ़ा है। 11 अक्टूबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त और कौन सा है मंत्रालय के अनुसार के संयुक्त प्रयास से बिहार का जहानाबाद जो है पहला 100% पहले डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। राज्य में लोगों को घर बैठे बैंकिंग सुविधा लाभ देने के लिए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हर जिला, हर कस्बा और हर पंचायत डिजिटल हो सके। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार के 3 जिलों में डिजिटल बैंकिंग को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। मक्का उत्पादन में बिहार का रिकॉर्ड स्थान रहा है। क्या रहा है? बिहार ने 7 जिलों में 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये विश्व रिकॉर्ड बन गया। पूर्व में यह रिकॉर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। अभी कौन सा था? 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने पैदा किया है। विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन USA करता है। इसके बाद चीन और ब्राज़ील का स्थान। भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं, लेकिन प्रोडक्शन पर एकड़ के हिसाब से देखें उसमें रिकॉर्ड बनाया है बिहार ने। ठीक है। बिहार में लागू हुआ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन क्या है? तो 15 मार्च 2023 को बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के नवनिर्वाचित सदस्य अरजेश राज श्रीवास्तव ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है। इसके लागू होते ही अब बिहार में फार्मा क्लिनिक खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। इस क्लिनिक के खुलने से दवाखाने के विक्रेता दवाओं की जानकारी देने पर शुल्क वसूल करेंगे। विदित है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल ही में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 और संशोधन 2021 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है। यह कानून अभी देश के 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और दिल्ली में लागू है। उल्लेखनीय है कि यह रेगुलेशन भारत के राजपत्र में 16 जनवरी 2015 को ही अधिसूचित हो गया था। बिहार अधिनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई। तो हाल ही में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार अधिनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है। तो इसमें क्या है? इस नीति के तहत बिहार में काम करने वाली चिटफंड कंपनियों की जांच और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को मिल गया है। राज्य की आम जनता और जमाकर्ताओं से अवैध जमा योजनाओं के माध्यम से धन जमा कराने पर ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार ही सक्षम प्राधिकारी बनाई गई है। अगला है बिहार में लोहार जाति से छीना अनुसूचित जनजाति का दर्जा। तो इनसे अनुसूचित जनजाति में जो शामिल थे वहाँ से इनको हटा दिया गया। 21 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदेश जारी कर लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है। विदित हो कि बिहार सरकार द्वारा लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। प्रदेश सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में 21 फरवरी 2022 को अपने फैसले में राज्य सरकार के वर्ष 2016 के आदेश को निरस्त कर दिया था। देखो, बहुत ज़्यादा हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि छोड़ने में क्या रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर अब उसके पास हमारे पास लेकिन किंतु परंतु अलावा कुछ रह नहीं जाता है। बेगूसराय के 2 रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। 2 जनवरी 2023 को रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना, तो कौन सी अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से एक नई नीति तैयार की है, जिसमें सोनपुर मंडल द्वारा चयनित 15 स्टेशनों की सूची में बिहार के बेगूसराय के 2 स्टेशन शामिल किए गए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बरौनी कटिहार, तो कौन सा बिहार के बरौनी कटिहार रेलखंड पर स्थित लखमीनिया और साहेबपुर कमाल स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो साहेबपुर कमाल स्टेशन और कौन सा है लखमीनिया, 2 जिनको चुना गया है। ठीक है। अमृत भारत स्टेशन के तहत विकसित किया जाएगा, जिन्हें विभिन्न प्रकार की उच्च क्षमता वाली नई सुविधाओं की उपलब्धता के साथ साथ पहले से मौजूद सुविधाओं को भी उन्नत किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने आने वाले वर्षों में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए नई योजना विकसित की है। यह योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनः विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा होगी।
अगला है विश्व स्तरीय बनेगा बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका डेवलपमेंट और तरीके से अच्छे तरीके से जो मुजफ्फरपुर है रेलवे स्टेशन, इसका और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए 12 मार्च 2023 को रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक PR सिंह ने कहा कि राज्य की राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर स्थित रेलवे स्टेशन जो जंक्शन है उसको विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक PR सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने का यह काम 2 फेज में किया जाएगा। प्रथम फेज का काम 2024 में पूरा करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सेवाएं बहाल की जाएंगी। यात्री सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। रेलवे जंक्शन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन उत्तर बिहार का सबसे बेहतरीन जंक्शन बनेगा। ये चीज़ें फिर पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान देगा कितने, तो 5509 करोड़ रुपए देगा। तो 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त सचिव कुमार मिश्रा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5509 करोड़ रुपए देगी। गौरतलब है कि पटना मेट्रो रेल विकास के प्रबंध निदेशक अरुणीश चावला और शहरी विकास और आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ इस समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परियोजना का उद्देश्य नए मेट्रो कॉरिडोर 1 और 2 का निर्माण करके बिहार की राजधानी पटना में यातायात की मांग में वृद्धि को आसान करना है, जिससे शहरी पर्यावरण सुधार और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ सामाजिक परिवहन यानी कि जो सार्वजनिक परिवहन पर केंद्रित शहरी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया जा सके। बिहार में बन रहा देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। केबल सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल कहाँ बन रहा है, तो बिहार में बन रहा है। बिहार में देश के पहले सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई कितनी, 22.76 किलोमीटर है। इस पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर और पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड की लंबाई 13 किलोमीटर है। इस पुल के तैयार होने से दक्षिण बिहार व पड़ोसी राज्य झारखंड की तरफ से आने जाने वाले वाहनों को उत्तर बिहार जाने के लिए पटना शहर में आने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे शहर में वाहनों का दबाव कम होगा, तो उसके लिए बनाया जा रहा है। लगभग 4988 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले इस पुल का निर्माण पटना छोर NH30 पर सबलपुर में तथा वैशाली छोर किनारा बोलने के कहाँ ज्वाइंट हो रहा है, NH 103 पर चक सिकंदर में है। गंगा पर 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल पुल के बनने से राघोपुर दियारा की सूरत बदलने के साथ उत्तर बिहार के लिए नई कनेक्टिविटी होगी। फिर वज्रपात से बचाने के लगेगा कौन सा, हूटर लगेगा। तो वज्रपात यानी कि जो आकाशीय बिजली गिरती है उसे बचाने के लिए 11 नवंबर 2022 को बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्राधिकरण ने वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए सभी जिलों में हूटर लगाने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों को 40 मिनट पहले वज्रपात की जानकारी मिल सके। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस हूटर का इस्तेमाल औरंगाबाद, पटना व गया जिलों में होगा। विदित हो कि जून 2022 में जारी वार्षिक वज्रपात रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार बिजली गिरने से के मामले में 10वें स्थान पर है। तो बिहार में जो आकाशीय बिजली गिरने के मामले में 10वें स्थान पर है। इस दौरान बिहार में वज्रपात की इतनी घटनाएं दर्ज हुई, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर क्या इससे पहले वर्ष 2018 में पूरे देश में वज्रपात से 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें 302 लोग बिहार के थे। फिर अगला, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है, तो 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में फल्गु नदी पर निर्मित बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम का उद्घाटन किया। तो इसका नाम क्या है, गयाजी डैम, और कहाँ है, तो ये फल्गु नदी पर बनाया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो गया जिले के फल्गु नदी पर गयाजी डैम नाम दिया गया है। तो इसका आसान है याद करना, गयाजी डैम है फल्गु नदी पर गया में। फिर 312 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस बांध में कंक्रीट की जगह रबर का इस्तेमाल किया गया है। यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। यह 3 मीटर ऊंचा और 411 मीटर लंबा है। इसमें 60 से 65 मीटर लंबाई के 6 स्पैन है। इस डैम में 2500 घन मीटर पानी वर्ष भर उपलब्ध रहेगा। रबर डैम का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्टूबर 2020 में किया था, जिसे अक्टूबर 2023 में पूरा होना है। भोजपुर में बनेगा नया रेलवे जंक्शन कहाँ, तो हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे ने 61 किलोमीटर लंबे आरा बलिया ट्रेन रूट का प्राथमिक सर्वे पूरा कर लिया है। साथ ही आरा जंक्शन के पास स्थित जगजीवन हाल्ट को नया जंक्शन बनाने का प्रस्ताव भेजा है। अगला क्या है, फिर इसमें 61 किलोमीटर लंबे आरा बलिया ट्रेन रूट का प्राथमिक सर्वे पूरा होने के बाद रेलवे बोर्ड ने इस नई रेल लाइन के लिए DPR बनाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही बिहार के भोजपुर जिले में आरा जंक्शन के पास स्थित जगजीवन हाल्ट को रेलवे जंक्शन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। नई रेलवे लाइन बनने से बिहार के आरा और उत्तर प्रदेश के बलिया शहर के बीच की दूरी 36 किलोमीटर तक घट जाएगी। तो ये अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। फिर लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस बनाई गई है।
28 जुलाई 2022 को बिहार के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाने का आदेश जारी किया है। बिहार के परिवहन विभाग ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद इसे अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी स्कूल बसों में पैनिक बटन लगाने का निर्देश जारी किया गया है। जेपी गंगा पथ क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 24 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर पटना में बने जेपी गंगा पथ के प्रथम फेज का उद्घाटन किया। यह रोड दीघा घाट से दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत 3831 किलोमीटर। तो कहाँ, दीघा से लेकर के दीदारगंज तक है। पटना में बनाया गया जेपी गंगा पथ नाम दिया गया है। इस सड़क को 4 फेज में तैयार किया जा रहा है। पहले फेज में पटना के दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक लगभग 7.5 किलोमीटर लंबे पथ का काम पूरा हो गया है, जिसकी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन भी कर दिया है। गंगा जो गांधी सेतु है, 7 जून 2022 को बिहार राज्य के पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया। यह देश में 35 साल तक सबसे लंबा पुल रहा, जो इतने साल बाद बनकर तैयार हुआ है। 5 साल दिया है इसमें। इसे सीमेंट की जगह स्टील से बनाया गया है। यह सेतु देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है, जो 506 किलोमीटर लंबा है। बिहार में 6 रोपवे बन रहे हैं। तो वर्ष 2022-23 में बिहार में निर्माणाधीन 6 रोपवे गया के प्रेताशिला पर्वत, डेंगूसोरी पर्वत, ब्रह्यायोनी पर्वत, जहानाबाद का वाड़ाबार पर्वत, कैमूर का मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतासगढ़ का किला जो है निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। तो ये 6 रोपवे बन रहे हैं यहाँ। विदित हो कि इसके साथ ही गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध और फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय प्रतिमा लगाई जाएगी। बिहार के 6 मॉडल टाउन भी बनेंगे। तो कौन मॉडल टाउन बनाने की घोषणा की जा रही है? 28 फरवरी का काफ़ी पुराना है। जिसे ये पूछ सकता कौन कौन से, तो मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा, तो शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा, सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बोधगया बिहार में किया जा रहा है, ये पूछा जा सकता है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बोधगया बिहार में किया जा रहा है। इस प्रतिमा की लंबाई 100 फीट और ऊंचाई 30 फीट है, जिसकी नींव वर्ष 2019 में बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा रखी गई थी। इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। अगला, बिहार में प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। कहाँ, तो राज्य के प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को मंजूरी दी है। विदित की स्थापना राज्य के बिहटा में की जाएगी। राज्य के दमकल कर्मियों को क्षेत्रीय स्तर पर ही प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक होगा। इसके पूर्व राज्य में ऐसी सुविधा न होने के कारण दमकल कर्मियों को ट्रेनिंग हेतु अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। अगला, बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ, तो उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला सड़क जो राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा के बनने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसे नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया है। औरंगाबाद के आमस जीटी रोड से दरभंगा के जयनगर के बीच बनने वाली करीब 189 किलोमीटर लंबी सड़क परिवहन बिहार के तीनों एयरपोर्ट गया, पटना और दरभंगा, तो बिहार में 3 जगह एयरपोर्ट हैं, गया, पटना और दरभंगा के बीच सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सड़क निर्माण का कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार में तैरता बिजली घर कहाँ है, तो बिहार के दरभंगा और सुपौल में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। दोनों ही शहरों में बन रहे बिजली घरों का जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाया जा रहा है। दोनों ही बिजली घरों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के तहत बनाया जा रहा है, जिससे 2 मेगावाट से अधिक सोलर बिजली का उत्पादन होगा। बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी इस परियोजना पर कार्य कर रही है। तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। हम सोच रहे हैं इसको कई लेक्चर में बांट लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो आप लोग देखने में भी ऊबेंगे। ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं, फिर अगला लेक्चर हम लेकर के आएंगे जल्दी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।